हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। पे अटेंशन। पहला हमने कौन सा सेक्शन डिस्कस किया था? 28। क्या है सेक्शन 28? इसमें कितनी इनकम्स दी गई है टोटल? अपन ने कितनी डिस्कस की? 7 डिस्कस कर लिए। अब इसमें पहला इनकम याद करो, जो भी आपको इनकम आएगी फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेकेंड इनकम याद करो, कंपेंसेशन रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। थर्ड इनकम रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जिसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक करके था, कैश असिस्टेंस करके था, एंड एक था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्कस की थी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में आपको जो भी अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, वो टैक्सेबल होगा या तो सैलरी, बिजनेस या अदर सोर्स में। वो डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट किसको मिल रहा है। फिर उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस एंड प्रोफेशन और नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और एनी इंटेंजिबल असेट। एंड लास्ट में एनी परक्विजिट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिधर मैंने आपको वो कार्तिक आर्यन वाला एग्जांपल दिया था, भूल भुलैया 2 मूवी वाला। फिर इसके बाद हमने सेक्शन नंबर 29 पढ़ा था। क्या था सेक्शन 29? फॉर्मेट। अब आप क्या करोगे फॉर्मेट में? तो यू विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। फिर आपको अकाउंट्स और टैक्स में जो भी डिफरेंसेस है उसको ऐड लेस करना पड़ेगा, एंड जो भी मिस्टेक्स हुई है उसको रेक्टिफाई करोगे तो वापस से कुछ ना कुछ ऐड या लेस होगा। आप क्या चीजें ऐड करोगे और क्या चीजें आप लेस करोगे, तो थोड़ा सा याद करो। एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्सपेंस आपने ऑलरेडी डेबिट कर दिए हैं लेकिन करने नहीं चाहिए थे, वो सारे एक्सपेंसेस आप क्या कर दोगे? ऐड। इनकम्स जो हमने क्रेडिट नहीं की है बट करनी चाहिए थी, उसको भी आप क्या कर दोगे? ऐड। फिर एक्सपेंसेस जो डेबिट नहीं हुए हैं पर करने चाहिए थे, उसको क्या करोगे? लेस। एंड जो भी इनकम्स क्रेडिट कर दी है बट करनी नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि वो दूसरे हेड्स में टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है, तो उसको भी आप लेस करोगे। फिर हमने स्टार्ट किया था विद सेक्शन नंबर 30 के अंदर टोटल 4 एक्सपेंसेस कवर्ड थे। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस इन रिलेशन टू बिल्डिंग। फिर 31 रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। 35 DDA करके था, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, जिसका तुम्हें डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। फिर 35D दैट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में पहले आप एक्चुअल एक्सपेंसेस देखो कितने हैं एंड कंपेयर करो उसको लिमिट के साथ। अब लिमिट में से और जो एक्चुअल है विच एवर इज लोअर उतना अलाउड होगा, बट वो भी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। इंडियन कंपनीज के लिए लिमिट क्या था याद करो, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। एंड इन केस ऑफ अदर असेसीज तो वहां पे था 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर हमने कल डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 32। क्या था? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में पहला पॉइंट, आपको डेप्रीसिएशन माइनस करने तभी मिलेगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 1, असेट जो है वो 2 कैटेगरीज में से कहीं ना कहीं फॉल होना चाहिए। अब उसमें याद करो तो लैंड कवर्ड नहीं है, गुडविल कवर्ड नहीं है। सेकंड, आप असेट के ओनर होने चाहिए। अब ओनर में याद करोगे तो बेनिफिशियल ओनर होगे तो भी चलेगा, रजिस्टर्ड ओनरशिप मैंडेटरी नहीं है। एंड लास्ट, असेट जो है वो यूज होना चाहिए फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यूज कैन बी एक्टिव यूज और इट कैन बी पैसिव यूज, कुछ भी चलेगा उसमें। पैसिव यूज का मतलब होता है असेट इज केप्ट रेडी फॉर यूज। असेट 4 क्लास में डिवाइड होता है। पहला बिल्डिंग, सेकंड फर्नीचर, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी, चौथा
इंटेंजिबल असेट। फिर उसके बाद रेट्स ऑफ डिप्रीसिएशन। थोड़ा सा याद करो, बिल्डिंग के केस में अगर रेसिडेंशियल यूज हुआ तो रेट क्या था, कमर्शियल यूज हुआ तो, होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट, मोटर कार आपने अभी परचेज किए नॉर्मल यूज के लिए, हायरिंग बिजनेस, अगर मोटर कार 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में खरीद ली है और 31 मार्च 20 के तक पर यूज करना स्टार्ट कर दी है, तो जो 15 था वो हो जाएगा और जो 30 था वो हो जाएगा। शिप्स के केस में रेट कितना था, फिर कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट, इन सब में 40, बुक्स में भी इवन 40%, एंड जनरल रेट क्या था प्लांट एंड मशीनरी का 15। Now there are two system of depreciation. One is individual asset system and second is block of asset system. अच्छा, individual asset system का मतलब क्या होता है, you calculate depreciation on each and every asset separately. ब्लॉक में आप क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ और ग्रुप को डिप्रीशिएट करो। अब क्वेश्चन आता है सर ग्रुप बनेगा कैसे, तो याद करो assets which are falling in same class having same rate is one block. जो भी assets का same class होगा and same रेट होगा वो बन जाएगा एक ब्लॉक। अब कौन सा सिस्टम हमें दोनों में से फॉलो करना है, सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल असेसीज टू फॉलो block of asset system. Only power generating undertakings have an option that either they can follow individual or block. अगर आप ब्लॉक फॉलो करोगे तो मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हो जाएगा WDV, अगर आप इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करोगे तो मेथड हो जाएगा SLM। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन, यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, या तो डेप्रीसिएशन जो रेट सिखाया वो होगा या फिर उसका हाफ रेट कब अप्लाई होगा, तो उसके लिए दो कंडीशन थी। पहला, असेट आपने करंट ईयर में खरीदा है, दूसरा वो असेट यूज हुआ है इन करंट ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, कहने से तो आपका डेप्री कितना हो जाएगा, हाफ, नहीं तो फुल। फिर हमने फॉर्मेट देखा था, ओपनिंग WDV, एडिशंस लेस देन 180 डेज, अदर असेट्स लेस सोल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्डेड, क्लोजिंग WDV मिलेगा बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन माइनस करोगे एंड मिल जाएगा क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन। फिर हमने कॉन्सेप्ट किया था एडिशनल डेप्रीसिएशन का। एडिशनल डेप्रीसिएशन का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, ओनली पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कौन से असेट पे मिलेगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर भी 4 प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड किया है। पहला, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड शिप्स, मोटर कार एंड एयरक्राफ्ट, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, एंड ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100% कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। फिर उसके बाद जो आपका रेट ऑफ एडिशनल डिप्रीसिएशन होगा वो होगा 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर असेट करंट ईयर में यूज हुआ है फॉर लेस देन 180 डेज तो 10% इस साल लेना है और 10% नेक्स्ट ईयर लेना है। एडिशनल डिप्रीसिएशन तुम्हें एक असेट पे एक ही बार मिलेगा, एंड बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर। ये एडिशनल डिप्रीसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115BAC। याद आया? पावर जनरेटिंग यूनिट्स, अगर वो लोग इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करेंगे तो मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हो जाएगा SLM। सो एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन विल रिमेन सेम। बट अब तुम याद करो, अब तुमने अगर असेट बेचा, अब उसमें मैंने आपको डिफरेंट केसेस करवाए थे कि अगर बेचा और WDV से कम में बेचा है तो याद करो देयर इज विल बी अ लॉस, और उस लॉस को हमने एक नाम दिया था टर्मिनल डेप्रीसिएशन। अच्छा, अगर WDV से ज्यादा में बेचा है, अप टू कॉस्ट जितना भी रिकवरी होगा दैट इज योर प्रॉफिट, उसको हमने नाम दिया था बैलेंसिंग चार्ज, एंड कॉस्ट से ऊपर गया तो कैपिटल गेन्स। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया था एक्चुअल कॉस्ट करके, मतलब क्या, असेट की वैल्यू आप ब्लॉक के अंदर कितनी लिखोगे। तो कहने से आपने असेट के लिए जो भी अमाउंट पे किया होगा वो, जो भी आपके इंस्टॉलेशन खर्चे होंगे वो, जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज, इंटरेस्ट जो भी पे करोगे अप टू द डेट असेट इज पुट टू यूज। अगर GST आपने भरा है और उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है कहने से वो भी ऐड कर दोगे, एंड अगर समझो गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिला हुआ है तो वो क्या करोगे, लेस।
तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अब उसके अंदर हम लोगों ने और एक कॉन्सेप्ट किया था, याद करो, जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आप एक ही दिन में पेमेंट करते हो 10,000 से ऊपर और तुम प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं करते हो, मतलब अगर आपने पेमेंट कैश में किया है या बेरर चेक से किया या क्रॉस चेक से किया है, कहने से एक्सपेंस मतलब वो असेट के ऊपर यू विल नॉट गेट डेप्रीसिएशन। फिर याद करो एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर कोई असेट आप यूज करते हो पहले पर्सनल पर्पस के लिए, फिर उसको लेके आते हो बिजनेस के अंदर, तो अब आप क्या करोगे वहां पे। तो अब थोड़ा सा याद करो, अगर पहले कोई असेट यूज हुआ है फॉर पर्सनल पर्पस, तो यू विल टेक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, फ्रॉम दैट यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन अज्यूमिंग कि असेट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड फिर आपको जो भी अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू दैट यू विल राइट इन ब्लॉक। बट दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग। बाकी सब असेट्स पे कहने से जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वही ले लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट किया था, असेट सोल्ड एंड रीअक्वायर्ड। नाउ इफ एनी असेट इज सोल्ड एंड, तो फिर आपके लिए वो असेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो आपके बुक्स में जो WDV थी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर। एंड लास्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, याद करो, जिधर असेट इज यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस, तो आप क्या करोगे, उतना ही डेप्रीसिएशन असेट की WDV में से कम करोगे जितना आपको PNL में डेबिट करने मिला है। सो ये हमने सेक्शन 32 लास्ट में डिस्कस किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पहला सेक्शन जो डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 35। क्या है सेक्शन नंबर 35? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। क्या है सेक्शन 35? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान से सुनो क्या कॉन्सेप्ट है ये। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35, इसके अंदर देयर आर 2 पार्ट्स। पहला है इन हाउस रिसर्च। बोलो क्या है फर्स्ट पार्ट? एंड सेकेंड पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। बोलो क्या है सेकेंड पार्ट? फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो वापस से। सेकेंड पार्ट क्या है? अब ध्यान से सुनो, हर एक कंपनी में तुमने देखा होगा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, R&D डिपार्टमेंट। तो आज कोई भी बिजनेस आप करो, कहने से आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर रिसर्च करने पड़ते हैं। अब जैसे समझो कि आप अगर सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो कहने से आपको रिसर्च करना पड़ेगा ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि आज जो आप फोन यूज करते हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज होती है, कहने से उसको हर बार अपडेट करना पड़ेगा। जितना हो सके यू कैन से एरर्स जो है सिस्टम के अंदर वो हटाने पड़ेंगे। सपोज आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हो, तो आपको नई नई मेडिसिन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? रिसर्च। तो आज आपका रिसर्च के ऊपर क्या होने वाला है? एक्सपेंस। जैसे आप बिजनेस करते हो, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करते हो, वैसे ही रिसर्च के ऊपर खर्चा करोगे। तो अब है ना 2 चीजें हैं, एक है इन हाउस रिसर्च और सेकंड क्या है? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन हाउस रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन? इन हाउस रिसर्च का मतलब है आपका खुद का एक बिजनेस है और वो बिजनेस के अंदर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च के ऊपर क्या हो रहा है? खर्चा। तो ये जो खर्चा हो रहा है किसके ऊपर? रिसर्च के ऊपर। वो हम तुम्हें किस तरह से माइनस करने देंगे, वो अपना पहला पार्ट है इन हाउस रिसर्च। आप खुद ही रिसर्च कर रहे हो, आपके खुद के ही खर्चे हो रहे हैं। समझो मेरा फोन का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वो फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है और मेरे पास कुछ लोग हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं? रिसर्च। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है मेरा खर्चा हो रहा है उधर। तो दैट इज इन हाउस रिसर्च। सेकेंड पार्ट क्या है इसमें? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? कि रिसर्च कोई और कर रहा है, आप उसको पैसा डोनेट कर रहे हो, मतलब आपके बिजनेस के रिलेटेड कुछ नहीं है, आप सिर्फ पैसा क्या कर रहे हो? डोनेट। डोनेशन दे रहे हो किसको? जो पर्सन रिसर्च कर रहा है उसको। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनो। अब समझो कि मेरी जो इनकम आ रही है दैट इज टैक्स टू मी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मैं
किसी को डोनेशन दे रहा हूं। अब तुम समझो ये डोनेशन मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड नहीं है, कुछ भी कोई कनेक्शन नहीं है मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड, तो भी क्या मुझे माइनस करने मिलेगा? तो आंसर इज यस। आप अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो मतलब क्या, आप डोनेशन दे रहे हो, चाहे ये आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा प्रोविजन क्यों? थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। अगर ये कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूं, समझो कि मुझे अगर इसका कोई बेनिफिट ना मिले इनकम टैक्स एक्ट में, कहने से मैं फिर किसी को भी कंट्रीब्यूशन दूंगा ही नहीं, मैं किसी को भी डोनेशन दूंगा ही नहीं। आज समझो कि एक पर्सन है जो रिसर्च कर रहा है, मैं अगर उसको पैसा दे रहा हूं तो कहने से अगर मुझे कुछ बेनिफिट मिला तो ही मैं उसको पैसा दूंगा। अगर उसको मैं पैसा दे रहा हूं और मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है तो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं डोनेशन दूंगा भी नहीं। तो इसीलिए तुम समझो जितनी बार भी डोनेशन वर्ड आएगा ना, एक चीज बहुत सिंपल है कि डोनेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आप डोनेशन भी नहीं दोगे। तो अब कंट्रीब्यूशन, अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो या ना हो, आप ये डोनेशन को पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सकते हो। बोलो कहां पे लिख सकते हो? पीएनएल के डेबिट साइड में आप लिख सकते हो उस चीज को। अब ध्यान से सुनना, कंट्रीब्यूशन के अंदर यहां पे दो पार्ट्स हैं। कंट्रीब्यूशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला, आप डोनेशन दे रहे हो, किस पर्पस के लिए डोनेशन दे रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च। और ये साइंटिफिक रिसर्च कर कौन रहा है? तो या तो एक रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, इंडियन कंपनी, आईआईटी, दैट इज बोलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल लेबोरेटरी। अगर ये लोग सब कौन है? ये लोग सब कौन है जो रिसर्च कर रहे हैं? और क्या चीज पे रिसर्च कर रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च। और आप क्या कर रहे हो? उनको डोनेशन दे रहे हो। आपने अगर डोनेशन दिया, हम आपको 100% अमाउंट क्या करने देंगे? पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने दे देंगे। चाहे ये डोनेशन आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप डोनेशन दे रहे हो किस पर्पस के लिए? सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। बोलो किस चीज के लिए डोनेशन दे रहे हो? सोशल साइंस एंड, किसको डोनेशन दे रहे हो? रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। वापस से हम 100% देंगे। अब तुम अगर न्यूज़पेपर रीड करते रहोगे, काफी टाइम पे ना न्यूज़पेपर के अंदर कुछ चीजें ना ग्राफ्स बना के एक्सप्लेन की जाती है कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर नंबर ऑफ पर्सन्स हु are suffering because of number of persons suffering from diabetes have increased by this much percentage, और पूरा ग्राफ बना के समझाया जाएगा। या number of deaths because of COVID have reduced by this much percentage। कभी वो चार्ट है ना, चार्ट, उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं पता है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल रिसर्च। उस चार्ट के ना नीचे देखना सोर्स लिखा होता है कि ये डेटा कहां से लिया गया है। सोर्स में तुम देखोगे ना तो किसी ना किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का तुम्हें नाम दिखेगा। तो अगर इन लोगों को तुमने डोनेशन दिया, क्या हो जाएगा? हम तुम्हें पीएनएल अकाउंट में ये चीज डेबिट करने देंगे। सो पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हो। और इधर कितने लोग हैं टोटल? 7। रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 4 लोग कॉमन है दोनों जगह पे, बस इधर 3 लोग और ऐड हुए। कौन? इंडियन कंपनी, आईआईटी एंड नेशनल लेबोरेटरी। अब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉट रेलेवेंट। साइंटिफिक रिसर्च को है ना गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एनकरेज किया हुआ है। ये चीज गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज्यादा हो।
क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च ज्यादा हुआ तो उतना यू कैन से अपना इंडिया भी बहुत आगे जल्दी बढ़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत बेनिफिट्स देती थी। और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। कंट्रीब्यूशन में इन्होंने क्या किया था कि अगर तुम रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज को डोनेशन दोगे, ये 4 लोगों को, तो हम तुम्हें 1 रुपी डोनेशन पे 1.5 पीएनएल में डेबिट करने देंगे। मतलब अगर तुम 1 लाख रुपया डोनेट करो, हम तुम्हें पीएनएल में डेबिट करने कितना देंगे? 1,50,000। तुम इंडियन कंपनी को डोनेट करो 1 लाख रुपीज, हम तुम्हें 1,25,000 माइनस करने देंगे। तुम इधर ये 4 लोगों को डोनेट करो सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च 1:1.25, एंड तुम आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी को डोनेट करो, 1 रुपया डोनेट करो, हम तुम्हें 2 रुपया पीएनएल में डेबिट करने देंगे। मतलब 1 लाख का डोनेशन दो, हम तुम्हें डिडक्शन 2 लाख देंगे। तो ऐसे सारे बेनिफिट्स दिए गए थे। धीरे 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 करके वो सारे बेनिफिट्स हटा दिए हैं। एंड एट प्रेजेंट हाउ मच डिडक्शन यू विल गेट? सिर्फ 100% डिडक्शन मिलेगा। पहले ये सब जगह पे वेटेड डिडक्शन था, बट अभी ठीक है, चीजें इजी हो गई तुम्हारे लिए, क्योंकि नहीं तो वो सारे परसेंटेजेस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे किसके लिए कितना था। अभी 100% याद रखना। कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो? कंट्रीब्यूशन। किसको दे रहे हो डोनेशन? तो पहले तो ये 7 लोगों को दे रहे हो। किस पर्पस के लिए दे रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च। आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। एंड लास्ट में अगर आपने ये 4 लोगों को डोनेशन दिया है फॉर सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो भी हम आपको पीएनएल में डेबिट करने देंगे। बट यस, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर जा रहे हो तो फिर हम आपको यही चीज पीएनएल में डेबिट करने नहीं देंगे। याद रखना, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली 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 इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओनली इन केस ऑफ व्हाट? कंट्रीब्यूशन। अब क्या आ रहा है? तो अब आ रहा है फर्स्ट पार्ट। क्या था फर्स्ट पार्ट? इन हाउस रिसर्च। अच्छा, इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या है? इन हाउस रिसर्च का मतलब आप खुद रिसर्च कर रहे हो। आप खुद क्या कर रहे हो? रिसर्च। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जैसे मेरा एक सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब सेलफोन के अंदर क्या यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने क्या किया है, कुछ लोगों को अपॉइंट किया, वो लोग क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अरे सुन रहे तुम लोग? तो मेरा खुद का क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। किसके ऊपर? रिसर्च के ऊपर। अब पहली चीज, इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च के ऊपर जो भी आपके खर्चे होंगे ना, हम आपको माइनस करने तभी देंगे जब वो आपके बिजनेस के रिलेटेड हो। बोलो क्या हो? रिलेटेड टू बिजनेस। अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड है इन हाउस खर्चे, तो ही माइनस करने मिलेंगे। अब सुनो, सबका ध्यान इधर। समझो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैंने क्या सोचा कि पहले मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है पहले जो फोन्स यूज होते थे ना, नोकिया के फोन ज्यादा यूज होते थे, उसमें सिम्बियन करके ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। अभी तुम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज iOS या फिर एंड्रॉइड। अब समझो कि मैंने सोचा कि मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूं। क्या बनाता हूं? नया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब सुनना, सबका ध्यान इधर। मेरा कोई बिजनेस नहीं है अभी तक। पहले मैंने क्या सोचा, एक नया ओएस बन जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, सक्सेसफुल हो चुका, फिर मैं सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बराबर? अब मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च पे खर्चे करना चालू कर दिए। समझो मेरा रिसर्च सक्सेसफुल हुआ, तो अब मैंने क्या सोचा, अब मैं फोन मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है वो उसमें इंस्टॉल करके बेचना चालू करता हूं। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए, मेरे एग्जाम्पल में साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले भी हुए हैं और साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी होंगे।
अभी भी आप लोग जो सेल फोन और सब यूज करते हो, आफ्टर यू कैन से सम मंथ्स, थोड़े थोड़े टाइम में पता है अपडेट्स आती रहती है। सो अपडेट कैसे आएगी? जब वो लोग रिसर्च कर रहे होंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, तब वो लोग अपडेट लेके आते हैं। सो अब आपके साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले भी हो सकते हैं और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी हो सकते हैं। अब सुनो, समझो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसर्च कर रहा हूं और मेरा खुद का एक बिजनेस है, क्या? मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चल रहा है। मैंने सोचा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रिसर्च करता हूं। इधर सुनो रे, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो रिसर्च कर रहा हूं उधर खर्चा हो रहा है। क्या वो खर्चा मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं? तो आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि वो खर्चे मुझे माइनस करने तभी मिलेंगे जब बिजनेस उसके रिलेटेड होगा। मतलब कल उठ के मैं अगर फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करूं तो वो खर्चे आप माइनस कर सकते हो। आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो वो चीज आपके बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए, तो ही खर्चे माइनस करने मिलेंगे। अच्छा समझो मैं ओएस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं एंड मैं मेडिसिन के ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूं और मेरा खुद का एक बिजनेस अभी एग्जिस्टिंग में है मेडिसिन का। तो जो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रहा है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो मैं यहां पे पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं, वो वाले खर्चे नहीं। वो वाले खर्चे कब कर पाऊंगा? जब मैं उसका बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सुना सबने? अब इन हाउस रिसर्च है ना, इन हाउस रिसर्च, इसके अंदर देयर आर टू पार्ट्स। पहला है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस एंड सेकेंड है बोलो पोस्ट कमेंसमेंट। मतलब क्या? कि आपके रिसर्च के ऊपर खर्चे हुए कब? बिजनेस स्टार्ट होने के एंड बिजनेस स्टार्ट होने के। अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिसर्च के ऊपर जो खर्चे होंगे प्री, कहने से वो खर्चे रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। समझो समझो, मेरे को रिसर्च करने का है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या किया? एक लैंड परचेज किया। लैंड परचेज बोलो क्या है ये? रेवेन्यू खर्चा के कैपिटल? कैपिटल। उसके ऊपर एक लैब बनाया, लैब बनाने का खर्चा कैपिटल। समझो मैंने इधर 4 लोगों को अपॉइंट किया और मैंने बोला चलो भाई तुम लोग इधर रिसर्च करना स्टार्ट करो। अब ये 4 लोगों को क्या जाएगा? सैलरी। ये खर्चा क्या है? परफेक्ट, रेवेन्यू। अब इन लोगों को रिसर्च करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए था, तो वो खर्चा क्या है? रेवेन्यू। इन लोगों को रिसर्च करने के लिए अपना एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए था, तो वो खर्चा क्या है? अब इन चारों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो अब तुम समझो मेरे सारे खर्चे हो रहे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले, एंड सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू इन नेचर एंड सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर कैपिटल इन नेचर। एंड अगर रिसर्च मेरा सक्सेसफुल हो गया, कहने से उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट होगा उसके बाद भी कहने से ये 4 लोग रिसर्च तो करते ही रहेंगे, तो उसके बाद भी मेरे रेवेन्यू खर्चे भी होंगे और कैपिटल खर्चे भी होंगे। तो पोस्ट कमेंसमेंट में भी मेरे रेवेन्यू एंड कैपिटल खर्चे होंगे। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर मेरे खर्चे हो रहे हैं कौन से? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। बोलो क्या हो रहे हैं? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस कौन से हैं? रेवेन्यू इन नेचर है। बोलो क्या है? रेवेन्यू इन नेचर है। अगर कोई मेरे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं और वो खर्चे रेवेन्यू इन नेचर है, ध्यान से सुनने का सब लोग। अब मुझे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस के अंदर जो भी मेरे रेवेन्यू खर्चे होंगे ना, जो भी मेरे रेवेन्यू खर्चे होंगे उसमें मुझे एक खर्चा जो माइनस करने मिलेगा वो है सैलरी, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। मतलब क्या? ये 4 लोगों को मैं क्या पे कर रहा था रे? एक्सक्लूडिंग परक्विजिट जो पे कर रहा है वो नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रिसर्च करने के लिए जो भी मटेरियल लगा होगा वो मिलेगा। 2 ही खर्चे प्री कमेंसमेंट में मिलेंगे। कौन कौन से बोलो? सैलरी, वो भी, एंड सेकेंड मटेरियल मिलेगा। एंड अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बोला था? साइंटिफिक रिसर्च को हम बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं। ये देखो जो भी आपके कैपिटल खर्चे हुए रहेंगे, कैपिटल खर्चे सारे के सारे आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। ओए कौन से कैपिटल खर्चे? जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हुए हैं। सुन रहे सब लोग? एक मिनट, ओए मेरा एग्जांपल याद करो। मैंने क्या खरीदा था पहले? लैंड। मिलेगा माइनस करने। फिर क्या बनाया उस पे? मिलेगा वो माइनस करने। लैब बनाने का खर्चा समझो 5 करोड़ हुआ, पूरा का पूरा 5 करोड़ पीएनएल में डेबिट। पूरा का पूरा 5 करोड़
अच्छा, इन लोगों को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए था, समझो 2 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी आया, क्या करेंगे? पीएनएल डेबिट। 1 मिनट गलती मत करना, जो प्लांट एंड मशीनरी इनको चाहिए था ना, दैट वाज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो पीएनएल डेबिट। अब इन लोगों ने रिसर्च किया, रिसर्च सक्सेसफुल हुआ, मैंने अभी फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, और फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी चाहिए था, उस प्लांट एंड मशीनरी पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये जो मशीनरी था वो रिसर्च के लिए यूज हुआ था, मतलब बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस के अंदर रिसर्च कर रहा हूं, रिसर्च के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो पीएनएल डेबिट करो। बट अगर मेरे को बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो उस पे डेप्रिसिएशन लेने का। अब गलती मत करना, रेवेन्यू खर्चे में सिर्फ 2 ही खर्चा मिलता है, नंबर 1 वो भी एक्सक्लूडिंग, एंड सेकेंड मटीरियल। अब इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन रखा है क्या, कि हम आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने तो देंगे, लेकिन 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 सिर्फ प्रीसीडिंग 3 इयर्स के। बोलो कितने इयर्स के? प्रीसीडिंग 3 इयर्स, सिर्फ 3 साल के खर्चे ही देंगे। मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है तो आज से प्रीसीडिंग 3 इयर्स, आज से प्रीसीडिंग। और ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने कब मिलेगा? जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब। तो अलाउड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अरे बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तब तक हम कैसे माइनस करने देंगे? एंड नेक्स्ट देखो, जो भी रिसर्च के ऊपर खर्चे हो रहे हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू, कैपिटल, सारे अलाउड है, सारे अलाउड है एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। अगर मैंने समझो लैंड खरीदी नहीं, मैंने उस पे लैब बनाया नहीं, एक लैब था, वो लैब मैंने रेंट पे ले लिया। किस पे ले लिया? अभी तक मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट, मैंने पहले लैब रेंट पे लिया, ये 4 लोगों को बोला इधर रिसर्च करना चालू करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब जो मैं रेंट पे कर रहा हूं, रेंट वो लैब के लिए, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? लाउडर। अब रेवेन्यू एक्सपेंस ये हो रहा है मेरा बिजनेस स्टार्ट होने के पहले, क्या मुझे ये माइनस करने मिलेगा? नहीं। क्यों? रेवेन्यू में 2 ही खर्चे अलाउड है, कौन से? सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड मटेरियल्स। अच्छा, जो बिजनेस स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो मैं लैब के लिए रेंट पे कर रहा हूं वो मिलेगा? 100% यस। क्यों? क्योंकि पोस्ट कमेंसमेंट में ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर अलाउड। बोलो हां के ना? तुम्हें ये पक्का समझ में आया सबको? अब एक लास्ट पॉइंट साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ध्यान से सुनना। समझो आपने एक असेट परचेज किया है। बोलो क्या किया है? लाउडर। किस चीज के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। किस चीज के लिए? जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया। चलो, आपने एक असेट खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कॉस्ट है 10 लाख। क्या करोगे? पहले तो ये 10 का 10 लाख आप पीएनएल के नहीं से क्रेडिट में लिख सकते हो, डेबिट में लिख सकते हो, एज अ एक्सपेंडिचर आप पूरा डेबिट कर सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ सपोज दिस असेट इज सोल्ड और डिस्ट्रॉयड और डिस्कार्डेड, और आपको असेट गया तो पैसा आएगा, 8 लाख रुपया मिला, समझो 8 लाख। अब जब आपने खरीदा था 10 लाख दिया था, पीएनएल डेबिट हुआ था। असेट गया, पैसा आया, क्या करना चाहिए? पीएनएल क्रेडिट। अरे भाई 10 लाख जब पे किया था तो डेबिट था, अब आ रहा है तो क्रेडिट करो। सर हमें 10 लाख भी तो मिल सकता है, मिल सकता है, पीएनएल क्रेडिट करो। सर अगर हमें 12 लाख मिला तो 12 लाख, तो इसमें 2 पार्ट्स करना। क्या? 10 लाख पीएनएल क्रेडिट, 2 लाख कैपिटल गेन्स। ये जो पीएनएल क्रेडिट कर रहे हो ना तुम लोग, ये है एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 3। कल कहता है मैंने आपको पावर जनरेटिंग यूनिट्स में 41.3 लिखा दिया था, फिर मैंने बोला था वो गलत है, 41.2 है वहां पे, तो वो 41.2 था, ये 41.3 है। ये कौन सा है? 41.3। 3 के हिसाब से आप पीएनएल क्रेडिट, सिंपल है बहुत ही। कितना डेबिट किया था बोलो? अब 10 लाख तक तो कहने से अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्रेडिट करो पहले,
वो लॉस को उल्टा करो, एंड 10 लाख से अगर तो कैपिटल गेन्स। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बराबर से समझना। आपने एक असेट खरीदा, किस पर्पस के लिए खरीदा था? अब समझो कि रिसर्च के लिए वो असेट अब यूज का नहीं है, हो गया, रिसर्च हो गया, वो असेट जितना काम करना था कर चुका रिसर्च के लिए। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है कि ये असेट को बेच दो। बेचा तो इधर सिखाया ना क्या होगा, बट तुमने क्या किया, बोला बेचना नहीं है असेट। अपन एक काम करते, ये असेट ऐसा है ना जो अपने बिजनेस में भी काम आ जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो गया ना, अब अपने बिजनेस में इसको ले लेते हैं असेट को। अब बिजनेस में लिया तो ये असेट कहां जाएगा? ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, ब्लॉक के अंदर ये असेट की वैल्यू कितनी लिखेंगे? क्या लग रहा है, बोलो? ब्लॉक के अंदर ये असेट की वैल्यू क्या लिखने की? सोच के बताओ। 10 लाख का असेट था, जब तुमने खरीदा पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया है। अब तुम अपने बिजनेस में ये असेट यूज कर रहे हो, तो ब्लॉक में असेट की वैल्यू क्या लिखोगे? लॉजिकली बताओ क्या होना चाहिए, बोलो। एक्चुअल कॉस्ट, वापस मैं बोल रहा हूं, जब तुमने असेट खरीदा तो पीएनएल में क्या कर दिया आपने? डेबिट। अब तुम अगर बोल रहे हो कि ये एक्चुअल कॉस्ट ही तुम्हारी ब्लॉक में वैल्यू होनी चाहिए वापस से, तो फिर ऐसा हो चुका कि एक बार 10 लाख डेबिट कर चुका है तुम लोग, और अब 10 लाख पे तुम डेप्री भी क्लेम करेगा। आपने तो पूरा पीएनएल में डेबिट कर ही दिया है ना एक बार तो, और इसी रीजन के वजह से वैल्यू कितनी लिखेंगे? नील। तो इसका मतलब आपके ब्लॉक में असेट्स बढ़ेंगे, वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था, असेट वर्थ 10 लाख फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। सोल्ड, डिस्ट्रॉय, डिस्कार्डेड, 8 लाख मिला, 10 लाख मिला, 12 लाख मिला, अप टू 10 lakhs P&L credit, 2 lakh rupees capital gains, and if asset is transferred to business, then value to be included in block is nil. ये समझा? सो ये आपका सेक्शन नंबर 35 कंप्लीट हुआ, कॉपी कर लेंगे। चलो आ गया आंसर। इसमें तुम्हें बस एक ही डाउट आना चाहिए, ये अमाउंट पेड टू साइंटिस्ट। अब तुम समझो, ये पहले तो ये वाला जो खर्चा है ये कब हुआ है? बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। दूसरी चीज, ये डोनेशन नहीं है कोई, आपने एक साइंटिस्ट को अपॉइंट किया था, कहने से उसको आप पैसा दे रहे हो। सो ये आपके बिजनेस के रिलेटेड खर्चा हुआ है। सो इट्स अ इन हाउस रिसर्च। और ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। रेवेन्यू खर्चा बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हुआ है, इन हाउस रिसर्च है, कहने से ये अलाउड हो जाएगा खर्चा। ये बराबर? बाकी तो ठीक है, बाकी सब तो इजी पॉइंट है। आए समझ में? आए सारा? बिजनेस इस दिन स्टार्ट हुआ है, यहां से प्रीसीडिंग 3 इयर्स के खर्चे मिलेंगे। जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स। सो वो चीज ध्यान में रखना। सो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? सेक्शन नंबर 35। अब ध्यान यहां पे, चलो अब इधर इधर सब लोग बुक बंद कर दो और ध्यान सिर्फ यहां पे देना। अब हम लोग जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? 35 AD। 35 AD वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं 35 AD के ऊपर। सेक्शन जो है 35 AD, उसमें क्या दिया हुआ है? स्पेसिफाइड बिजनेस। बोलो क्या दिया हुआ है? स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझना। डेप्रीसिएशन जितना बड़ा नहीं है, उससे तो बहुत छोटा है, लेकिन बड़ा सेक्शन है, काफी सारे पॉइंट्स है डिस्कशन के लिए। पे अटेंशन। अब ये जो सेक्शन है ना,
ये सेक्शन आया था इन 2009। बोलो कौन से ईयर में आया था? 2009 में ये सेक्शन बनाया गया था। और ये सेक्शन के अंदर 3 बिजनेसेस को नोटिफाइड किया था और बोला था ये 3 बिजनेसेस स्पेसिफाइड बिजनेसेस है। फिर 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, 17 में इसके अंदर बिजनेसेस ऐड होते गए। एट प्रेजेंट टोटल देयर आर 14 बिजनेसेस जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, 1414। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जिधर इन्होंने आपसे लिस्ट पूछा था ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, बट लिस्ट के अंदर उन्होंने मैक्सिमम 8 बिजनेसेस पूछे थे। टोटल है कितने? 14। धीरे 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 करके ऐड करते गए। लास्ट जो एडिशन हुआ था वो 2017 में हुआ था। और ये 14 बिजनेसेस को उन्होंने बोल दिया कि ये बिजनेसेस क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस है तो इसमें क्या मतलब, उसमें क्यों बनाया ये सेक्शन? तो तुम समझो, अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। और एडवांटेज क्या? कि आपके जितने भी रेवेन्यू खर्चे आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो वो तो करते ही जाओ, आपने जितने भी कैपिटल खर्चे किए होंगे ना वो भी सारे पीएनएल में डेबिट, वो भी सारे पीएनएल में डेबिट। समझो तुमने एक स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारे सब मिला के खर्चे 100 करोड़ के हुए हैं। आप क्या करो, 100 का 100 करोड़ पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। अब तुम सोचो 100 का 100 करोड़ पीएनएल में डेबिट करोगे तो कहने से 100% फर्स्ट ईयर में तुम्हें लॉस ही आने वाला है। तो तुम क्या करो, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर देना। तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें फायदा क्या होगा पता है? इनिशियली 4-5 साल तक तुम्हें टैक्स आएगा ही नहीं, तुम्हें टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सारा का सारा कैपिटल खर्चा क्या कर दिया है? पीएनएल में डेबिट। अच्छा, ये खर्चा अगर डेबिट नहीं करते तो हम हर साल डेप्री लेते हैं। वो लोग बोल रहे हैं मत लो ना डेप्री, हम तुम्हें पूरा का पूरा कॉस्ट ही क्या करने दे रहे? पीएनएल में डेबिट करने दे रहे, कर लो डेबिट। तुम्हारा 100 करोड़ का खर्चा हुआ फर्स्ट ईयर में, समझो तुम्हारी इनकम आई 5 करोड़ की, तो 95 करोड़ का अभी भी खर्चा बाकी है, करो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ। नेक्स्ट ईयर समझो 10 करोड़ की इनकम आई तो 85 करोड़ बचा, उसके बाद 20 करोड़ की इनकम आई तो उसके बाद 65 करोड़ बचा। ऐसे चलता रहा फॉर 7-8 ईयर्स तक तुम्हें टैक्स ही नहीं आएगा। सो कितना बड़ा एडवांटेज मिला है, तुम्हें समझ में आ रहा हो ना? तो ओवरऑल जो आपका टैक्स होगा ना दैट विल रिमेन सेम। हाउ? तुम अभी टैक्स नहीं भरोगे सिर्फ, तुम्हें समझ में आ रहा है, बाद में तो तुम्हें भरना पड़ेगा और बाद में तो ज्यादा अमाउंट पे टैक्स आएगा क्योंकि तब तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। तो इसमें फायदा तुम्हें समझ में आता है। एफएम में तुमने पढ़ा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसा आज जाए और पैसा 2 साल बाद जाए तो फायदा किस में है? पैसा 2 साल बाद जाने में। यस के नो? क्योंकि ये 2 साल तक आप लोग वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। सो यहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम तुमसे टैक्स अभी नहीं लेंगे, हम तुमसे टैक्स बाद में लेंगे। सो तुम्हें अभी बेनिफिट मिल रहा है। सो पहले तो क्या हमें ये 14 के 14 बिजनेसेस याद होने चाहिए? आंसर इज यस। क्वेश्चन में शायद वो लोग ये बताएंगे भी नहीं कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये पहली चीज ध्यान में रखना। याद अपने को मतलब नाम पढ़ने के बाद तो याद आना ही चाहिए कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब तुम समझो, अगर तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर तुमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया एंड वो बिजनेस अगर, बोलो कौन सा बिजनेस है? स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है या फिर वो बिजनेस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस हो सकता है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के अंदर
रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी होंगे और कैपिटल नेचर के खर्चे भी होंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट किया है तो भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी होंगे और कैपिटल नेचर के खर्चे भी होंगे। अगर आपका कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो हम आपको रेवेन्यू खर्चे सारे माइनस करने देंगे अंडर सेक्शन 30 to 37(1). कैपिटल खर्चे जो है उस पे हम आपको डेप्रीसिएशन देंगे अंडर सेक्शन 32। ये नॉर्मल बिजनेस के लिए। बट स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37(1). कैपिटल एक्सपेंसेस अगेन अलाउड मतलब पीएनएल में डेबिट अंडर सेक्शन 35AD। 35AD बोलता है कि हम पूरा का पूरा कैपिटल खर्चा तुम्हें दे रहा है डेबिट करने के लिए। अरे समझा? अब हमने कल के लेक्चर में एक प्रोविजन पढ़ा था, याद करो, 32 के अंदर, कि अगर तुमने कोई भी एक असेट खरीदा है जिसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, प्लस उसके लिए आप लोगों ने पेमेंट किया है इन अ डे, जो 10,000 से ज्यादा है, और प्लस तुम लोगों ने प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट जो है, मोड ऑफ पेमेंट, वो प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किए हैं। Can I say on this asset you will not get depreciation, so asset will not form part of block। मतलब ये असेट ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ये आया, याद आया ये पॉइंट? अब 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें क्या प्रोविजन है? तो पहला प्रोविजन है कि अगर आप कोई लैंड के ऊपर खर्चा करते हो, या फिर अगर आप कोई गुडविल परचेस करते हो, या फिर अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब खरीदते हो, तो ये 3 खर्चे हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। कैपिटल खर्चे में सारे खर्चे मिलेंगे, बट क्या क्या नहीं मिलेगा? लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्या क्या खर्चे नहीं मिलेंगे? तो मैं क्या बोल रहा है, अगर तुमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मिलेगी माइनस करने। बिल्डिंग खरीदा, मिलेगा माइनस करने। बाकी सब खर्चा मिलेगा। कैपिटल में सारे खर्चे मिलेंगे, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर तुमने कोई भी असेट परचेस किया जिसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, प्लस उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो इन अ डे जो 10,000 से ज्यादा है, एंड तुम्हारा जो मोड ऑफ पेमेंट है वो प्रिस्क्राइब मोड नहीं है, ये वाला खर्चा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब समझो मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा हूं, कितने की? 50,000 की, और मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, और वो प्लांट एंड मशीनरी मैं स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करूंगा। कहने से अब ये वाला खर्चा मैं पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता। ये प्रोविजन तुम्हारे सामने अब दूसरी बार आ चुका है। कल अपन ने डेप्री में देखा था, अभी 35AD में देख रहे हैं, और एक बार आने वाला है। मैंने आपको बोला था टोटल 3 बार आएगा ये प्रोविजन। तो तुम्हें 2 खर्चे नहीं मिलेंगे, 2। पहला लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और नेक्स्ट कोई भी कैपिटल असेट खरीदो जिसके लिए तुमने एक ही दिन में पेमेंट किया है 10,000 से, तो वो खर्चा भी नहीं मिलेगा। बोलो पहले इतना समझ में आया तुम्हें? अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से है? तो ये देखो, आप लोगों को यहां पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है स्पेसिफाइड बिजनेस का। अब इसमें से मैं कुछ बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो आपको नहीं पता है, बाकी सब बिजनेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
पहले तो laying and operating a cross country pipeline network for distribution including storage facility of crude oil, petroleum oil and natural gas. Second is cold chain facilities. Third is warehousing facilities for storing agriculture produce. ये 3 बिजनेसेस कब नोटिफाई किए गए थे? 2009. अच्छा, कोल्ड चेन फैसिलिटी तुम्हें पता है जिधर पेरिशेबल गुड स्टोर किए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज कोल्ड चेन फैसिलिटी. अच्छा, एक गलती मत करना, यहां पे है वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग, और तुम्हें और एक देखेगा इधर वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ. अंडरस्टैंड, शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर. शुगर नहीं है इधर, शुगर तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ चुका, तो इधर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चलेगा. इधर सिर्फ शुगर है. शुगर इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम शुगर केन. शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट सिर्फ इधर शुगर केन नहीं लिखा है, इधर लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. फिर क्या है? फोर्थ पॉइंट, होटल्स मिनिमम 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी. अगर आप कोई भी होटल बनाते हो 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी की, तो उसको उन्होंने नोटिफाई किया, और इधर हॉस्पिटल को नोटिफाई किया मिनिमम 100 बेड्स. अब आपके साइड से एक गलती होती है, बेड्स इधर चले जाते हैं, 2 स्टार इधर आ जाता है, सो वो गलती मत करना. सो इधर हॉस्पिटल है, मिनिमम कितने बेड्स होने चाहिए, और होटल है, मिनिमम कितने स्टार होनी चाहिए, 2 स्टार. नेक्स्ट क्या आ रहा है, पढ़ो, स्लम रीडेवलपमेंट. जो स्लम एरियाज में पता है जब बिल्डिंग का प्रोजेक्ट जाता है, तो जो लोग स्लम एरियाज में रह रहे हैं उनको तो घर मिलता ही है, प्लस जो बिल्डर है कहने से वो अगर 100 लोग वहां पे रह रहे तो वो 500 फ्लैट बनाएगा वो एरिया में, बाकी के 400 बेच के कहने से पैसा कमाएगा वो. तो जो स्लम रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं कहने से उनको भी उन्होंने नोटिफाई कर दिया 2010 में, ये 3 बिजनेसेस. नेक्स्ट क्या आ रहा है, पढ़ो जरा 7th पॉइंट, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. अब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र में महाड़ा करके पता है एक स्कीम चलता है. महाड़ा में क्या होता है कि जो मार्केट में भाव चल रहा है ना प्रॉपर्टीज का, उससे कम में प्रॉपर्टीज यू कैन से अलॉट होती है. उसके लिए आप लोगों को सब फॉर्म्स और सब भरना पड़ता है, फिर वो लोग आपको बताएंगे कि आपको प्रॉपर्टी अलॉट हुई है कि नहीं. सो दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. सुना है महाड़ा के नहीं सुना? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डेपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन. नाउ व्हाट इज इनलैंड कंटेनर डेपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन? ये आप लोग है ना फाइनल सीए में भी पढ़ोगे, कस्टम्स ड्यूटी चैप्टर के अंदर. क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. अगर तुम अभी सब लोग मुंबई में रहता है, अब मैं क्या बोल रहा है, तुम्हें पता हो तो तुम्हें यहां से अगर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट करने हैं, अपना मेजॉरिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है पता है? थ्रू वाटरवेज. तो अपने लिए वाटरवेज पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इज वेरी इजी, क्योंकि मुंबई जो है कहने से वो वाटरवेज से कनेक्टेड है, और अपने यहां पे पोर्ट भी है, क्योंकि जो गुड्स, जो वेसल आती है, शिप, वो कहां आती है? पोर्ट पे. तो अपन को पोर्ट पे जाके वहां से गुड्स अनलोड करवाने पड़ेंगे, कस्टम्स क्लियर करवाने पड़ेंगे, और अगर हमें गुड्स भेजने हैं तो हमें पोर्ट पे जाके वो गुड्स वहां पे देने पड़ेंगे, वो लोग आगे एक्सपोर्ट करेंगे. तो आज तुम मुंबई का अगर देखोगे तो मुंबई का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो वाटरवेज से कनेक्टेड है. तो जो पर्सन मुंबई में रहते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, किधर? थ्रू वाटरवेज. बट अब सोचो एक पर्सन रहता है इन दिल्ली. अब तुम दिल्ली का अगर लोकेशन देखोगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो कहने से कहीं से भी वो वाटरवेज से कनेक्टेड नहीं है. तो अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली वाला पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेगा? समझा कि नहीं समझा? अब समझो दिल्ली वाले पर्सन ने कुछ गुड्स मंगवाए, या उसको कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने, तो वो क्या करेगा? तो अब है ना दिल्ली के ही अंदर एक प्लेस बनाई जाती है जहां पे वो पर्सन क्या करेगा, जाके अपने गुड्स दे देगा. वो प्लेस से फिर गुड्स आएंगे मुंबई, जहां से भी पोर्ट कनेक्टेड है,
और यहां से फिर वो एक्सपोर्ट होंगे। और अगर समझो वो दिल्ली वाले पर्सन ने कुछ इंपोर्ट किया है तो उसके गुड्स पहले आएंगे मुंबई, यहां से जाएंगे वो प्लेस पे, कहां पे, दिल्ली में, और वहां से जाके वो गुड्स क्लियर करवा सकता है। मैंने जो बोला वो समझा? दिल्ली में जो वो प्लेस बनाई जाती है ना, उस प्लेस को हम बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर तुम्हें करना है तो इसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बहुत इजी। शॉर्ट में बोलूं तो अगर तुम्हारे एरिया से पोर्ट बहुत दूर है तो कहने से तुम लोग क्या कर सकता है, गुड्स भेज सकता है कहां पे, इनलैंड कंटेनर डिपो में। वो कस्टम की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो सब वहां पे कंप्लीट हो सकती है। समझा कि नहीं समझा? बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्या आ रहा है, पढ़ो। स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। Now what is slurry pipeline for transportation of iron ore? Iron ore जो है ना, आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल, किसके लिए, स्टील बनाने के लिए। आयरन ओर क्या है, रॉ मटेरियल है, क्या बनाने के लिए। अब आयरन ओर जो है ना वो माइंस में से निकलता है, एंड आयरन ओर जब माइंस में से निकलता है इट इज इन सेमी लिक्विड फॉर्म। सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब मड फॉर्म में होता है। मड मतलब समझता है, मड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी। तो अब क्या होता है कि आज सपोज यहां पे माइन है और ये कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आयरन ओर यहां से लेके यहां तक उसका क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। आप रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हो, आप रेलवेज के थ्रू भी करवा सकते हो, लेकिन सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ना वो है पाइपलाइन। मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक आप क्या बिठा दो, एक पाइपलाइन बिठा दो। पाइपलाइन के थ्रू आयरन ओर आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज इन सेमी लिक्विड फॉर्म। तो इसीलिए अगर आप वो पाइपलाइन बिठाते हो, बोलो क्या बिठाते हो, स्लरी पाइपलाइन। किसके लिए बिठा रहे हो वो पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कौन सी चीज का ट्रांसपोर्टेशन, आयरन ओर। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब ये चीज क्या है, तो पहली चीज तो वेफर का मतलब ये नहीं है कि जो आप ब्रेक में खाते हो। ध्यान से समझो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसके अंदर है ना इंटीग्रेटेड सर्किट्स करके यूज होते हैं, आईसी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर एक सिलिकॉन चिप होती है, वो सिलिकॉन चिप जो है ना उसको हम बोलते हैं वेफर्स। सो ये बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया, दैट इज सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस। एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो ये कितने बिजनेसेस है टोटल, 14 बिजनेसेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो एडवांटेज क्या होगा आपको, एडवांटेज तो जितने भी आपके कैपिटल खर्चे हैं आप क्या कर सकते हो, P&L डेबिट। दो चीजें आपको अलाउड नहीं है, नंबर 1 लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड नंबर 2 अगर कोई भी खर्चा आप करोगे जो 10,000 से ज्यादा है एंड अगर आपने प्रिस्क्राइब मोड से पे नहीं किया है तो वो खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। बोलो पहले इतना भेजे में गया आपके। अब सुनो, ये 14 बिजनेसेस हो गए। यहां पे देखो नोट्स, पहला ही क्या लिखा है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज allowed as a deduction. Exclusions, number 1 any expenditure incurred on acquisition of land, goodwill or financial instruments. Financial instruments like equity shares, preference shares, debentures, bonds, ये सब चीज है। एंड सेकेंड देखो वो 10,000 वाला पॉइंट यहां पे कवर्ड है। अरे समझा, चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है,
तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स। मतलब क्या कि अगर समझो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्या आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स माइनस करने मिलेंगे? फॉर एग्जांपल आपको एक होटल बनानी है, अब होटल बनेगी उसके बाद ही तो आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो आपने क्या किया, एक लैंड खरीदी और उस पर होटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। होटल के कंस्ट्रक्शन को 3-4 साल चला गया, 3-4 साल जाने के बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो क्या आपने ये जो 3-4 साल खर्चे किए हैं, क्या वो माइनस करने मिलेंगे आपको? तो आंसर इज यस, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस आर अलाउड। बट कब अलाउ होंगे बोलो? बहुत लॉजिकल, जिस ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अरे यार पीएनएल अकाउंट जब बनेगा तभी ना। बस एक उन्होंने बकवास सी कंडीशन रखी है, क्या कि ये सारे खर्चे आपको फर्स्ट डे पे कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। कैपिटलाइज का मतलब क्या? शॉर्ट में आपको बैलेंस शीट जो बनाओगे ना उसमें असेट साइड पे दिखाओ पहले ये खर्चे, और जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ असेट साइड के निकाल के पीएनएल में डेबिट करना। सो आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, क्या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है? बोलते जाओ फटाफट। कब अलाउड है? इन द ईयर ऑफ। बट एक कंडीशन है, क्या कि वो एक्सपेंस क्या होने चाहिए? बस इतना याद रखना है। सो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस आर अलाउड। कब अलाउड है बोलो? प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। जिस साल में बिजनेस, उस साल में आप प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस क्या कर सकते हो? डेबिट। बस एक ही कंडीशन है, क्या कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नेक्स्ट, आपका जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? न्यू बिजनेस होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट बराबर से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आगे और 3 से 4 बार आने वाला है। न्यू बिजनेस होना चाहिए मतलब क्या? सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। वापस से पढ़ो, सच बिजनेस शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या? लेट अस टेक वन एग्जांपल। समझो कि ये जो बॉटल है वो बिजनेस है, और ये बॉटल के अंदर जो पानी दिख रहा है तुम्हें, दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज। बराबर। अब मैंने ये बॉटल उठाई, समझो ये बॉटल में से मैंने ये पानी एक बॉटल में खाली कर दिया। अब तुम समझो, अगर ये बॉटल से पानी ये बॉटल में जा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है सिर्फ बॉटल चेंज हुआ है, असेट्स एंड लायबिलिटीज सेम है। तो दिस बिजनेस इज नॉट अ न्यू बिजनेस, ये आपने ओल्ड बिजनेस को सिर्फ रीस्ट्रक्चर किया है। सो इट इज लाइक कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल नहीं होना चाहिए। बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ न्यू बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? एकदम न्यू होना चाहिए। आप ओल्ड बिजनेस का ही नाम और सब चेंज करके बोलोगे कि ये मेरा बिजनेस है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे समझा? फोर्थ पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। अब ये वाला पॉइंट समझना, आपको ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, देखो देयर आर 4 क्लास ऑफ असेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल। हम यहां पे बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की। क्या प्रॉब्लम, क्या प्रोविजन है यहां पे कि प्लांट एंड मशीनरी अगर आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करोगे, कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन रखा है। ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड मतलब किसी ने पहले यूज कर लिया है और आपने उससे परचेज किया है। सेकेंड हैंड, बोलो बोलो क्या? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर क्या रखा है? रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि अभी समझो, इधर देखो ये सब लोग, आपने एक होटल स्टार्ट की, तो होटल में एसी लगेंगे, एसी समझो, एसी में, एसी जो है उसमें होटल के अंदर सेकेंड हैंड एसी लगा है। सेकेंड हैंड मतलब पहले कहीं पे यूज हुए थे, वहां से निकाल के यहां पे लगा दिए।
तो अब है ना वो लोग क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड हैंड एसी के ऊपर हम क्या रख रहे हैं, या सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हम क्या रख रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, वो कभी भी 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बराबर। अब सुनो सुनो सुनो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। तुम्हारे पास ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है, तुम्हारे पास न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। आप मुझे बताना 35 एडी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। सुनते जाना, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 35 एडी इज एप्लीकेबल। मतलब आपको सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट करने मिलेंगे। बट अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, आपको कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। मतलब नाउ योर बिजनेस विल बी अ नॉर्मल बिजनेस, रेवेन्यू खर्चे अलाउड होंगे और कैपिटल खर्चों पे डेप्रीसिएशन अलाउड होगा। अरे सुना क्या? एक मिनट, कंडीशन पढ़ी तुम लोगों ने, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलो ध्यान यहां पे सब लोगों का। समझो आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इज 20, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज 100। बोलो क्या 35 एडी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? लाउडर। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इज 20, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज 80। अब सेक्शन 35 एडी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। बेवड़े यहां पे देख क्या लिखा है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब तुम्हें समझते हैं, दोनों का आपको पहले टोटल करना पड़ेगा। यहां पे टोटल है 120 और यहां पे टोटल है 100। 120 का 20% इज 24। आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी देखो 24 से कम है, कैन आई से 35 एडी इज एप्लीकेबल। 100 का 20% इज 20। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी देखो इट इज इक्वल टू 20, कैन आई से 35 एडी इज एप्लीकेबल। बट अगर मैं बोलूं ये 30 है, ये 80 है, ये 110 है, 110 का 20% इज 22, कैन आई से अब तुम्हारा ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी देखो इट इज 30, नाउ 35 एडी इज नॉट एप्लीकेबल। सो आपका ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, बोलो कौन सा प्लांट एंड मशीनरी? ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड। वो कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 20%। किसका? टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये बराबर। बट अब इसी के अंदर और एक पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनने का। वो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बुक बंद कर दे, वो ये पढ़ा रहा हूं, ऑडिट मत कर। अब 30 का आपका ओल्ड है, 80 का आपका न्यू है, 110 टोटल हो चुका। 30 का न्यू ओल्ड है, 80 का न्यू है, 110 टोटल हो चुका। ऊपर वाला ही सेम केस मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या सिखाया ऊपर के 35 एडी इज, बोलो 35 एडी इज। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर समझो ये 30 में से 10 रुपए का जो प्लांट एंड मशीनरी है 10 का, अगर आपने वो मशीन नंबर 1 क्या करवाया है, पहले तो इंपोर्ट मतलब आपने आउटसाइड इंडिया से यहां पे मंगवाया है सेकेंड हैंड ही। बट समझो कि कलेश जो है वो आउटसाइड इंडिया रहता है और मैंने इससे एक मशीन वहां से मंगवाया, वो यूज कर रहा था, मैंने उससे परचेज किया, इट इज सेकेंड हैंड, पर मैंने क्या किया है? इंपोर्ट। दूसरा, इसका मैं इंडिया में फर्स्ट यूजर हूं, मतलब इंडिया में यह असेट किसी ने यूज नहीं किया है, पहले तो इंपोर्ट करवाया है। दूसरा, मैं इंडिया में इसका फर्स्ट यूजर हूं एंड डेप्रीसिएशन इज नॉट क्लेम्ड बाय एनी पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट।
अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, बोलो कितनी कंडीशंस? ऐसे मशीन्स जहां पे ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी ना, ऐसे मशीन्स जहां पे ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी ना, ऐसे मशीन्स को हम न्यू मशीन मान लेते हैं, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35 AD। ये न्यू है नहीं, 35 AD बोलता है कि हम इसको न्यू मानेंगे। बोलो 35 AD क्या बोलता है? न्यू मानेंगे। अब सबका ध्यान इधर, ओए सबका ध्यान इधर। मैं समझो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं विच इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। कलेश रहता है आउटसाइड इंडिया, मैंने इससे एक मशीन खरीदा, पहले वो मशीन वो यूज कर रहा था, सुनते जाना। अब कलेश पहले वो मशीन यूज कर रहा था, मैं उससे खरीद रहा हूं, सो मैं क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट। मैं इंडिया में फर्स्ट यूजर हूं। अब सुनते जाना, और इस पे किसी ने भी डेप्री क्लेम नहीं किया है। अब सुनो, कलेश जो है वो ये एसेट यूज कर रहा था कहां पे? 2 मिनट के लिए सोचो, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में इज R&OR, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब ये अगर इंडिया में R&OR है तो इसकी तो वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। अरे जो इनकम वो इंडिया में कमाएगा प्लस जो इनकम वो, अब आउटसाइड इंडिया वाली अगर इनकम यहां पे टैक्सेबल है तो आउटसाइड इंडिया वाले जो असेट होंगे कहने से उस पे इसने डेप्री लिया होगा यहां पे। अरे यार, हम इनकम को टैक्स कर रहे हैं, मतलब नेट प्रॉफिट को टैक्स कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कहने से डेप्री भी तो इसने लिया ही होगा इंडिया में। अब क्या इसने डेप्रीसिएशन इंडिया में क्लेम कर लिया है? यस। अब वो मशीन मेरे लिए न्यू नहीं माना जाएगा। तुम समझो, एक कंडीशन क्या है? डेप्रीसिएशन इज नॉट क्लेम बाय एनी पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा केस को चेंज करो। समझो ये नॉन रेसिडेंट है। कौन? कलेश नॉन रेसिडेंट है। अब क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है? इसने नॉन रेसिडेंट होगा तो जो भी इनकम इसको आउटसाइड इंडिया आ रही होगी उस पे इसने इंडिया में तो टैक्स भरा, और अगर इंडिया में टैक्स नहीं भरा है तो जो असेट्स उसने यूज किए अपने बिजनेस के लिए जो आउटसाइड इंडिया कहने से उस पे इंडिया में डेप्री भी क्लेम हुआ, और अगर डेप्री भी क्लेम हुआ तो कहने से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और अब वो मशीन मेरे लिए क्या माना जाएगा? न्यू। अरे समझा कि नहीं समझा? सो एक मिनट, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी चलेगा। कितना चलेगा? पहले तो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अरे सुना? बट अगर कोई मशीन आपने क्या किया है? नंबर 1 इंपोर्ट, प्लस आप इंडिया में उसके, प्लस इसके ऊपर किसी ने भी इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीसिएशन क्लेम, तो ऐसे मशीन को क्या मानेंगे? न्यू मानेंगे। गया भेजे में। ये आपका 4th पॉइंट कंप्लीट हुआ। 5th पॉइंट। अब 5th पॉइंट क्या है तो सुनो, एक आगे जाके आपको सेक्शन करवाया जाएगा 10AA करके। बोलो कौन सा सेक्शन है? अच्छा, दूसरा आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 6A। क्या आता है चैप्टर 6A में? डिडक्शंस, 80C से लेके 80U तक। अब चैप्टर 6A जो है ना, 6A, उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स बनाई गई है। हेडिंग्स, एक उसके अंदर हेडिंग आता है हेडिंग नंबर C करके। हेडिंग नंबर C के अंदर काफी सारे सेक्शंस कवर्ड हैं। 80IA, IB, IC, ID, IAC, 80JJA, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, ऐसे काफी सारे सेक्शंस कवर्ड है। कहां पे? चैप्टर 6A। 6A के अंदर क्या है? हेडिंग्स। हेडिंग नंबर में काफी सारे सेक्शंस कवर्ड है। आपके सिलेबस में ना, आपके सिलेबस में ये सारे सेक्शंस के अंदर में से 3 ही सेक्शंस हैं।
कौन से? 80 डबल जे डबल ए, 80 डबल क्यू बी एंड 80 आर आर बी। आपके सिलेबस में 3 ही है। अब प्रोविजन क्या है कि अगर आप सेक्शन 35 ए डी यूज करते हो तो जो भी सेक्शन 10 डबल ए के बेनिफिट्स हैं प्लस चैप्टर 6A हेडिंग में ये 3 सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। 1 मिनट, क्या पूरा चैप्टर 6 से अप्लाई नहीं होगा? नहीं, चैप्टर 6A के अंदर हेडिंग सी के अंदर जो डिडक्शंस है वही, और हेडिंग सी में आपके सिलेबस में कितने डिडक्शंस हैं? कौन से? 80 डबल जे डबल ए, 80 डबल क्यू बी एंड 80 डबल आर बी। शॉर्ट में, डिफरेंट वे में 35 एडी एप्लीकेबल हुआ तो 4 सेक्शन आपको अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन सा? 10 डबल ए, डबल जे डबल ए, 80 डबल जे डबल ए, क्यू क्यू बी एंड आर आर बी। अब ये जो 80 डबल जे डबल ए, क्यू क्यू बी एंड आर आर बी जो है वो कौन से सेक्शन, कहां पे फॉलो होते हैं? चैप्टर 6A हेडिंग सी में वो फॉलो होते हैं। वो क्लियर? चलो नेक्स्ट 6th पॉइंट। 6th पॉइंट से पहले 7th पॉइंट बता देता हूं। 7th पॉइंट बकवास है। क्या है कि अगर आप होटल बनाते हो और आप किसी होटल बना के किसी को रन करने के लिए दे देते हो, मतलब आप खुद रन नहीं कर रहे हो, आप खुद वो बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हो, ओनर आप ही हो, लेकिन मैंने समझो रन करने के लिए किसी को दे दिया, तो क्या मुझे 35 एडी का बेनिफिट मिलेगा? तो आंसर इज यस। क्योंकि होटल्स में क्या होता है कि मेनली जो बनाता है ना वो किसी ना किसी को ऑपरेट करने के लिए दे देता है। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशंस, कि होटल अगर आपने किसी को रन करने के लिए दे दिया लेकिन आप ही होटल के ओनर अभी भी आप ही हो, तो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ 35 एडी। नेक्स्ट, आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करवाने पड़ेंगे? ऑडिट करवाने पड़ेंगे। किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सो आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि सीए चेक करेगा कि क्या आपने सेक्शन 35 एडी बराबर से फॉलो किया है कि नहीं। अब ये वाला पॉइंट 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या है ये पॉइंट? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अब इसके अंदर मेरे को आपको 1 से 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, ध्यान से सुनो। अगर आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर लॉस आया है, लॉस, बोलो क्या आया है स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक होटल स्टार्ट कर दी, होटल इज 2 स्टार एंड अबव कैटेगरी। नो इन फर्स्ट ईयर देयर इज अ लॉस ऑफ 80 करोड़। आपका खुद का एक पहले से ही बिजनेस है, खुद का आपका एक बिजनेस है, समझो आपका एक शॉप है जहां पे आप यू कैन से गारमेंट्स बेच रहे हो। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका वहां पे क्या आ रहा है? लॉस। कहां पे? होटल में। और ये जो बिजनेस है आपका, जहां पे आपकी शॉप है, वहां पे आपको क्या आ रहा है? प्रॉफिट। क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो वाला लॉस क्या हम ये वाले प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, यहां पे एक रूल बनाया गया है क्या, कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर क्या आया है? स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर क्या आया है? दिस लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, अगर ये लॉस कहीं पे भी सेट ऑफ करने दे दिया ना, तो हर एक पर्सन क्या करेगा पता है? एक स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट कर देगा। आपका समझो एक बिजनेस है, समझो आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हो, अब वहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप क्या करोगे? एक स्पेसिफाइड बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, वहां का लॉस यहां पे सेट ऑफ करोगे, मतलब यहां पे टैक्स बच गया, साथ में आपका बिजनेस भी सेटअप होता जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, हमने बेनिफिट दिया है बट फिर इतना भी बेनिफिट नहीं देना चाहते हम आपको, कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अरे समझा क्या? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, सर अगर हमारे 2 स्पेसिफाइड बिजनेस है, हमारी एक होटल भी है, हमारी एक हॉस्पिटल भी है। क्या है? हमारी एक होटल भी है और हॉस्पिटल भी है। होटल मिनिमम 2 स्टार, हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड्स। इधर प्रॉफिट आया, इधर लॉस आया, सेट ऑफ पॉसिबल है? यस। स्पेसिफाइड में स्पेसिफाइड के सामने करो चलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि बिजनेस सेम होना चाहिए, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, बस खत्म।
अच्छा, अब ये जो लॉस है, ये आप क्या कर सकता है बोलो? कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? कैरी फॉरवर्ड। और ये लॉस आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, एंड इसके लिए देयर इज नो टाइम लिमिट। मतलब क्या? अब इनकम टैक्स एक्ट में ना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देयर इज अ टाइम लिमिट। सम लॉसेस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years, सम लॉसेस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years। यहां पे उन्होंने बोल दिया है लॉस लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करो। थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना यार। अभी हम रेस्ट्रिक्शन रखेंगे ना इधर, तो फिर लोगों को तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई देख कैपिटल खर्चा माइनस कर और ये लॉस हम तुझे 4 साल देंगे। ये तो ऐसा हो गया कि एक साइड से बेनिफिट दिया और फिर बोल रहे हो कि अब बेनिफिट ले रहे हैं। फिर लोग क्या करेंगे पता है? ये सेक्शन के अंदर जाएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए फुल कॉस्ट माइनस करना, इससे अच्छा हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। तो इसीलिए लॉस अगर आया कहां से? स्पेसिफाइड बिजनेस से। यू कैन सेट ऑफ दिस लॉस ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, एंड दिस लॉस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर लाइफ टाइम। कोई टाइम लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड के ऊपर। सुना तुमने? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ चुका है और क्वेश्चन में भी आ चुका है। ध्यान से सुनना। समझो आपने एक क्या स्टार्ट किया है? होटल, एंड इट्स अ 5 स्टार होटल, और आपने ये होटल 1424 को स्टार्ट किया, एंड ये होटल में क्या आया है आपको? लॉस। समझो 80 करोड़ का लॉस आया है, बराबर। यहां पे ये होटल स्टार्ट हुआ है। सो आपको प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या आ चुका? लॉस। आपके पास और एक होटल थी, ये होटल 3 स्टार होटल है। ये होटल स्टार्ट हुआ था इन 2002-2003, 2-3 में स्टार्ट हुआ है होटल। और इस होटल में इस साल आपको प्रॉफिट आया है, इन प्रीवियस ईयर 24-25 प्रॉफिट आया है कितना? 30 करोड़ का। बोलो कितने का प्रॉफिट आया है? 30 करोड़ का प्रॉफिट। सो आपके पास 2 होटल्स हैं। एक होटल जो आपने स्टार्ट अभी की है, एक होटल जो आपने स्टार्ट बहुत पहले की थी। इधर प्रॉफिट आया है, इधर लॉस आया है। थोड़ा सा मैं कौन से पॉइंट पे जा रहा हूं वो देखो। ये वाली होटल जब आपने स्टार्ट की थी, कहने से वो टाइम पे तो सेक्शन 35 एडी था ही नहीं। एक ही मिनट सुनते जाना। क्या अगर सेक्शन 35 एडी अगर होता क्या ये बिजनेस आपका स्पेसिफाइड बनता कि नहीं बनता? मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, क्या ये होटल स्पेसिफाइड बिजनेस है, बट क्या आपको 35 एडी में बेनिफिट मिला है? नहीं मिला। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या ये होटल बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस है? स्पेसिफाइड बिजनेस है। 35 एडी में बेनिफिट मिला है ये होटल का? नहीं। क्यों नहीं मिला? अरे तब तो ये सेक्शन ही नहीं था। और ये होटल भी स्पेसिफाइड बिजनेस है और 35 एडी का बेनिफिट भी मिला है। ये सुन रहे तुम लोग? अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या ये वाला लॉस हम इस वाली होटल के सामने एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो आंसर इज यस। आपको सिर्फ इतना देखना है स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं। सेकंड जो आपका बिजनेस है वो भले ही स्पेसिफाइड बिजनेस है, 35 एडी का बेनिफिट मिला नहीं है, बट स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, खत्म, आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। प्रोविजन क्या है? लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर ये वाले जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना आपको, फिर वो सेक्शन 35 एडी के हिसाब से आ रहे हो या उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो ये समझा? पक्का? अब ये आपका 6th पॉइंट कंप्लीट हुआ। 7th पॉइंट पहले ही बता दिया। 8th पॉइंट में मैंने आपको बोला आपको बुक्स क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। किससे ऑडिट करवानी पड़ेगी? सीए से। अच्छा एक मिनट, पहले तो कितने बिजनेसेस है टोटल यहां पे? 14। क्या बेनिफिट मिलता है 14 बिजनेसेस के अंदर? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड। 2 खर्चे अलाउड नहीं है। नंबर 1 लैंड,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, कोई भी असेट जो 10,000 के ऊपर होगा और उसके लिए तुम पेमेंट करोगे एक ही दिन में 10,000 के ऊपर और प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट, तो वो भी अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है? प्री कब अलाउड होंगे? ईयर ऑफ कमेंसमेंट, बट एक कंडीशन थी, कैपिटलाइज होने चाहिए। नेक्स्ट, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम कितना चलेगा? मतलब मैक्सिमम कहने से 20% तक चलेगा रे, तो वो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू किसका? 20%। बट अगर कोई मशीन आपने क्या किया है, आप इंडिया में उसके और उस असेट पे किसी ने भी डेप्री क्लेम, ऐसे मशीन को हम क्या मानेंगे? न्यू मशीन मानेंगे। याद आया? अच्छा, अगर आप 35 AD में जाते हो तो 4 सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं है। पहला 10AA, नंबर 2 80JJ, 80 एंड 80 RRB। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस यू कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कितने साल कर सकते हैं? अच्छा, स्पेसिफाइड में लॉस आया, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस है उसमें प्रॉफिट आया, बट दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस का हमने 35 AD में बेनिफिट नहीं लिया है, चलेगा? सेट ऑफ कर पाओगे? अगर होटल की बात करें, आप होटल के ओनर और किसी और को रन करने दे देते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा? आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे? ऑडिट। अब एक लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट, ध्यान से सुनो, ध्यान दो सब लोग। यहां पे आपने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। किसके लिए परचेज किया है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए परचेज किया तो आप क्या करोगे? P&L अकाउंट बनाओगे और इधर 10 लाख रुपया कहना से असेट की कॉस्ट लिख दोगे। बोलो हाँ के ना? अरे डेबिट करोगे ना? अब क्या हुआ, अब यही असेट कल उठ के इफ इट इज सोल्ड और इट इज डिस्ट्रॉयड और इट इज डिस्कार्डेड, सेल हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है या डिस्कार्ड हो चुका है, वापस से 3 पॉसिबिलिटीज है। 8 लाख रुपया मिल सकता है, 10 लाख मिल सकता है एंड 12 लाख मिल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने साइंटिफिक रिसर्च में तीनों सिचुएशन की थी। बोलो 8 लाख मिला, क्या करेंगे? लाउडर। 10 लाख मिला, 12 लाख मिला। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपने प्रोविजन बोला दैट यू शुड अप्लाई ओनली इन साइंटिफिक रिसर्च, इधर याद रखो, कुछ भी मिला ना, कुछ भी मिला, इट इज ऑलवेज 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 P&L क्रेडिट। और ये कौन बोलता है पता है? सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन का पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 जो पता है मैंने आपको बोला था अपन बाद में पढ़ेंगे। आपको याद हो चार्जिंग सेक्शन का पॉइंट नंबर 8 मैंने लिखाया था आपको, अगर आप देखना चाहो तो अभी देख सकते हो। वो पॉइंट नंबर 8 उसमें लिखा होगा असेट परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, असेट सोल्ड डिस्ट्रॉयड डिस्कार्डेड, अमाउंट इज रिसीव्ड, P&L क्रेडिट। दिख रहा है तुम्हें? सो ये आपकी 8th इनकम है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। 8th इनकम। अरे सुन रहे तुम लोग? सो ये P&L क्रेडिट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। सुनते जाना, कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहां पे? स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में। अब एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पे ये पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ध्यान देना सब लोग। अब है ना, यहां पे एक प्रोविजन क्या बनाया गया, लोग क्या कर रहे थे पता है? समझो आपके 2 बिजनेस है, एक स्पेसिफाइड और एक नॉन स्पेसिफाइड। अब आपको है ना, आपको कुछ असेट्स की जरूरत थी। कहां पे? नॉन स्पेसिफाइड में। आप क्या करते थे?
स्पेसिफाइड में आपके पास जो असेट्स थे ना, वो नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट करते थे, और स्पेसिफाइड बिजनेस में आप नए असेट्स लेते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि नए असेट्स अगर स्पेसिफाइड में आ गए तो आपको फुल कॉस्ट पीएनएल में डेबिट करने मिल जाएगा। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था, लोग है ना असेट खरीदते थे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, एक आध 2 साल यूज करके वही असेट खुद के ही नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में शिफ्ट कर देते थे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या कि इफ असेट is not sold, it is not destroyed, it is not discarded, अगर सेल डिस्ट्रॉय डिस्कार्ड नहीं हो रहा है ना, then there will be a lock-in period of 8 years. It means what? You should use this asset for specified business for 8 years. 8 साल का क्या डाल दिया इन्होंने? लॉक इन पीरियड। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ओए 8 साल के पहले ही बेच दिया, बेच दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा आया पीएनएल क्रेडिट करो रे। ये तो विद इन 8 इयर्स हुआ या आफ्टर 8 इयर्स हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेन प्रोविजन क्या बोलना चाहता है पता है, कि आप अगर सेल डिस्ट्रॉय डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, मतलब असेट अगर आपके पास ही है, देन यू शुड यूज सच असेट फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स। मतलब अगर आप 8 साल के अंदर स्पेसिफाइड से वो नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट कर दोगे ना, तो आप ये कंडीशन को वायोलेट कर रहे हो। वो ये बोलना चाहते हैं, अगर तुम 8 साल के पहले बेच सकते हो असेट को, बेचो ना, पैसा आएगा तो पीएनएल क्रेडिट ही होने वाला है, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को। वो लोग क्या बोल रहे हैं, बेचा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्कार्ड नहीं, तो वो असेट यूज होना चाहिए फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स। अब इसके अंदर देयर आर 2 पार्ट्स। पहला पार्ट, आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक असेट खरीदा एंड यही असेट आपने शिफ्ट किया, बोलो कहां पे? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। और कब शिफ्ट किया, कब शिफ्ट किया, कब शिफ्ट किया? आफ्टर, अरे बोलो आफ्टर। क्या आपने ये कंडीशन फॉलो की? कर लिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने कोई असेट खरीदा, किसके लिए खरीदा था पहले, और अब उसको शिफ्ट कर रहा है कहां पे? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। कहने से ये असेट कहां जाएगा? ब्लॉक के अंदर जाएगा, वहां पे तो ब्लॉक बनेगा ना। ब्लॉक में ये असेट की वैल्यू क्या लिखोगे आप? नील। क्यों नील? अरे ऑलरेडी डेबिट कर दिया है तूने, जब खरीदा था तब पीएनएल डेबिट ही तो हुआ था ना। अब ये वाला केस समझने जैसा है, सबका ध्यान यहां पे। आपने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, किसके लिए खरीदा बोलो? स्पेसिफाइड बिजनेस। और स्पेसिफाइड बिजनेस से इसको नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट कर दिया, कब? 3rd ईयर में। कौन से ईयर में? 3rd ईयर में। सुन रहे सब लोग? 3rd ईयर में तुमने शिफ्ट कर दिया। अब एक मिनट, फर्स्ट ईयर जब होगा, फर्स्ट ईयर, क्या फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा कि आप 3rd ईयर में शिफ्ट करने वाले हो? नहीं। तो फर्स्ट ईयर का जो पीएनएल अकाउंट बनेगा, कौन सा? स्पेसिफाइड बिजनेस का। क्या करोगे फर्स्ट ईयर में आप लोग? पूरा 10 लाख क्या करोगे बोलो जरा? डेबिट। बोलो हां के ना? डेबिट करोगे। अब तुमने ये वाली कंडीशन वायोलेट की, वायोलेट की तो कुछ ना कुछ कहने से पेनल्टी जैसा आएगा या कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। अभी आपको क्या डिसएडवांटेज है, ध्यान से सुनने का। अभी असेट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट मुझे बताओ। 10 लाख। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, जिसका आपको डिडक्शन मिल चुका है अंडर सेक्शन 35AD। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 2 मिनट इधर ध्यान दो। 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो कि अगर सेक्शन 35AD नहीं होता तो आप क्या करते ये असेट के साथ? डेप्रीसिएशन लेते। अच्छा, फर्स्ट ईयर में आप डेप्री चार्ज करते हैं, सेकेंड ईयर भी आप क्या चार्ज करते बोलो जरा? डेप्री चार्ज करते। लेट अस अज्यूम रेट ऑफ डेप्री इज 10%। वो तो असेट पे डिपेंड करता है, आपको रेट्स पहले से ही पता है। मैं अभी के लिए क्या ले रहा हूं? रेट
तो पहले साल का डेप्री कितना आता, सेकेंड ईयर का डेप्री कितना आता, तो आज 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 असेट की वैल्यू कितनी होती, लाउडर, 8,10,000 वैल्यू होती। एक मिनट, अगर सेक्शन 35 एडी, अगर सेक्शन 35 एडी, तो आप क्या करते, डेप्री चार्ज करते, लेट अस अज्यूम रेट इज, तो फर्स्ट ईयर का डेप्री कितना आता, फिर आपकी WDV आती 9 पे वापस 10% कितना आता, 90,000, तो आपकी WDV कितनी आती, 8,10,000। मतलब अगर सेक्शन 35 एडी, क्या नहीं से आप फर्स्ट ईयर 1 लाख चार्ज करते, सेकेंड ईयर 90 चार्ज करते। अब ध्यान से सुनो, इधर आपने कितना चार्ज किया है, 10 लाख। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है, तुम ऐसा समझो, तुम ऐसा मानो, तुम ऐसा अज्यूम करो क्या कि स्पेसिफाइड बिजनेस ने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को ये असेट बेचा है कितने में, 8,10,000 में, और इसने 8,10,000 पे किया है। हुआ नहीं है ऐसा, ओए ऐसा सिर्फ हमें समझना है। तो अब तुम क्या करोगे, जब स्पेसिफाइड का PNL बनेगा ना, PNL, उधर 8,10,000 को क्रेडिट कर दो। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तुमने 10 लाख डेबिट किया था, 8,10,000 क्रेडिट किया, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें 190 का ही बेनिफिट मिला इन स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब इन शॉर्ट तुम्हें 2 साल का डेप्रीसिएशन ही मिला। नहीं समझा तुम्हें, पक्का समझा, तुमने 8,10,000 रिवर्स कर दिया, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें 10 लाख डेबिट करने मिला था, तुम्हें 8,10,000 क्रेडिट हो चुका है, तो तुम्हें कितना माइनस करने मिला, 190, जो 2 साल का डेप्री था। और तुम क्या करो, जो अपना नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, नॉन स्पेसिफाइड, इसके अंदर तुम्हारा ये असेट किधर जाएगा, ब्लॉक में ये असेट की वैल्यू क्या लिखोगे, 8,10,000। तुम ऐसा समझो, नॉन स्पेसिफाइड ने 8,10,000 में ये असेट खरीदा है, और इसके ऊपर यू चार्ज डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32। समझा? शॉर्ट में आपको मिला क्या पता है, इधर डेप्रीसिएशन ही मिला माइनस करना है। क्लियर हुआ? अच्छा, 8 साल बाद ट्रांसफर करोगे तो इतना कुछ नहीं करना है, तो अपने को डायरेक्टली असेट ब्लॉक में लेके जाना है, कहां पे, नॉन स्पेसिफाइड में, और वैल्यू क्या लिखनी है। तो तुम्हें समझ रहे, दिस पार्ट इज सिमिलर टू योर साइंटिफिक रिसर्च, जो थोड़ी देर पहले करवाया मैंने, कि कोई असेट अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया और उसको उधर से शिफ्ट कर दिया बिजनेस के अंदर, तो वैल्यू नील लेनी है। अच्छा, उधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 8 साल का, 8 साल का रेस्ट्रिक्शन इज अंडर सेक्शन 35। क्लियर? सो ये देखो, सोल्ड, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, कुछ भी पैसा मिला, ऑलवेज PNL क्रेडिट। But if asset is not sold, destroyed, discarded, then you should use for business, specified business for 8 years. If transferred to non-specified business after 8 years, actual cost shall be added to block is nil. But if suppose it is transferred to specified business within 8 years, now you write total amount claimed under section 35 AD, in my example 10 lakhs. Less depreciation allowable as per section 32 as if no deduction was claimed under 35 AD. तो ये कितना था मेरा डेप्रीसिएशन, 1,90,000, 2 इयर्स का डेप्री, तो कितना बचेगा, 8,10,000। 8,10,000 स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या हो जाएगा, डीम्ड इनकम। अरे यार ओए, क्रेडिट होगा ना PNL में, और नॉन स्पेसिफाइड में क्या हो जाएगा, वैल्यू टू बी इंक्लूडेड इन ब्लॉक। बोलो समझा? ये आपका सेक्शन नंबर 35 AD जो है वो कंप्लीट हुआ। 35 AD में लास्ट पॉइंट, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 115 BAC। आप देख रहे हो 115 BAC में आपके हाथ से, मैंने आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में बोला था कुछ बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे। सैलरी में कुछ बेनिफिट्स पढ़ाए थे, हाउस प्रॉपर्टी, अभी बिजनेस चल रहा है, धीरे धीरे आगे जाएंगे, लास्ट में अपन देखेंगे लिस्ट पूरा कि क्या क्या बेनिफिट्स आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। बोलो हुआ क्लियर? पक्का समझा? अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। 35 AD हेडिंग देना है, स्पेसिफाइड बिजनेस नॉट अलाउड अंडर 115 BAC। ये 14 पॉइंट्स के लिए आपको एक पेज छोड़ देना है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। उसके बाद
तुम फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, 14 बिजनेस आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट आप ये बनाओगे कि बिजनेस स्पेसिफाइड हो सकता है, नॉन स्पेसिफाइड, और ये पूरा चार्ट बनाओगे। बराबर। पहले आप लोग उतना करो, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट बताते जाता हूं क्या करना है। हेडिंग दो 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। $35 AD specified business. Not allowed under section 115 BAC. Not allowed under section 115 BAC. अब फर्स्ट पॉइंट के लिए तुम एक हाथ साइड छोड़ दो बिजनेसेस का नाम लिखने के लिए, ये आप बनाओ सेकंड पॉइंट। डन। चलो यहां पे ध्यान, ये आपका सेकंड पॉइंट बना। बराबर। पहला आपको लिखना है बिजनेसेस का लिस्ट, वो होमवर्क में है, ये सेकंड पॉइंट बना। थर्ड पॉइंट यहां से लिखो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, और उसके बाद न्यू बिजनेस, ये फोर्थ पॉइंट बनाओ। फिर ये फोर्थ पॉइंट को फिफ्थ पॉइंट बनाओ, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। नो डबल डिडक्शन मत लिखना, इसके नीचे मेरे को वो एग्जाम्पल देना है जो मैंने आपको दिया था अभी। हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये नो डबल डिडक्शन वाला लिखेंगे। नो डबल डिडक्शन नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन उसके बाद एंड ऑडिट। ये कैरी फॉरवर्ड वाला अभी मत लिखना, वो मैं लिखाता हूं। नो डबल डिडक्शन, ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन एंड ऑडिट। डन। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस वाला पॉइंट है, वो तुम ये वाला एग्जाम्पल के साथ कॉपी करो। नहीं नहीं, वो लिखो मत, डायरेक्टली यही लिखो ना, चलेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है वही आ गया उसमें जो लिखा है। चलो हो गया ये।
चलो अब लास्ट पॉइंट, वो जो 9 पॉइंट था ये आपका लास्ट पॉइंट बनेगा। चलो लिख लो ये। चलो अब यहां पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पढ़ो और सॉल्व करो, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 3 बिजनेस दिए हैं। आपको ये समझ में आता है कि 3 में से 2 ही अपना स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक आपका जो बिजनेस है वो नॉन स्पेसिफाइड है। अब जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसमें आप लोगों को पूरा कॉस्ट माइनस करने मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो नॉन स्पेसिफाइड है उसमें आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा, वो ध्यान में रखना। बराबर, करो सॉल्व। आया आंसर? चलो यहां पे ध्यान दो। पहले तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, इसमें से लैंड की कॉस्ट माइनस करो और ये वाली कॉस्ट ऐड करो। तो पहले तो जो एडिबल ऑयल का आपका बिजनेस है उसमें 50 लाख में से 30 लाख माइनस हो जाएगा, 20 लाख बिल्डिंग का कॉस्ट बचेगा, प्लस 10 लाख बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हुआ, मतलब 30 लाख बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। और एडिबल ऑयल में तो ये 30 लाख पे क्या मिलेगा, डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से 3 लाख का डेप्री आएगा। तो आपका एडिबल ऑयल का बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 31 में से माइनस 3 लाख करो, कितना बचा? सो ये आपका प्रॉफिट हो गया फ्रॉम एडिबल ऑयल। एंड जो आपका फूड ग्रेन्स एंड शुगर का बिजनेस है उसमें ये प्रॉफिट है 16 एंड 14, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? तो 80 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, लैंड की कॉस्ट हटा दो 50 लाख, 30 लाख बचा, प्लस 20 लाख रुपीस जो बाद में आपने कैपिटल एक्सपेंस किया था। एंड इधर 60 लाख में से 40 लाख हटा दो, कितना बचा? 20 लाख और प्लस 15 लाख, कितना हो रहा है टोटल? ये 50 लाख हो रहा है और ये 35 लाख, और ये दोनों आप इसमें से माइनस करो 14 और 16 में से, तो आपको आएगा लॉस। कहां से लॉस आएगा? स्पेसिफाइड बिजनेस से। क्या ये लॉस आप एडिबल ऑयल के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर पाओगे? नहीं। बराबर, टोटल लॉस कितना आ रहा है? 34 लाख। टोटल ही बोल रहा हूं, 55 लाख का लॉस आ रहा है। ये बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इधर, ये होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आप लोग होमवर्क सेक्शन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 1, 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 ये होमवर्क का, एंड क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो बाय बाय फ्रेंड्स।